हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितेश चौहान और आप सभी लोग देख रहे हैं मुझे अपने चैनल साइंस कारी पे। और आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक नया वीडियो लाए हैं और यहाँ पर हम लोग जो भी टॉपिक बचा हुआ था उसको कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। पहले आप लोग सारे पार्ट देख लीजिए पार्ट 4 तक, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो जो आज पहला टॉपिक कवर करेंगे वो होने वाला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इस टॉपिक को पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले साइज के बारे में। तो साइज के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक साइज क्या होता है, उसका ट्रेंड ग्रुप में पीरियड में क्या है। ये थोड़ा सा अलग चीज है, इसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को ध्यान से देखिए और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ लिखा आइसो, है ना। आपको ये वर्ड बार बार देखने मिलेगा केमिस्ट्री में, लाइक आइसोटोप, आइसोबार। तो इस आइसो का मतलब है सेम, ओके। तो आइसो का मतलब हो गया सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम वैसे स्पीशीज को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर द स्पीशीज और आर द केमिकल स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट प्रोटॉन डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए इसको एक कॉन्सेप्ट से पहले समझें। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है ए, ओके। अब ये एटम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तभी हो सकता है जब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसके पास 10 प्रोटॉन है तो 10 प्लस, और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो -10। तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे हो गया 0, इसीलिए न्यूट्रल है। अब क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं A+ जो कि कैटायन है। कैटायन कब बनता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अब प्रोटॉन तो वही है +10, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा -9, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 चार्ज आ गया है, जो कि प्लस चार्ज हमको ऊपर दिख रहा है। एक एनायन बना लेते हैं A-, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो पहले प्रोटॉन का बात करें तो प्रोटॉन में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ गया है कितना? तो पहले था 10, एक और ले लिया तो 11, तो ओवरऑल हो गया -1, और यही -1 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इसका पेरेंट एटम है A और ये उसका कैटायन है और ये उसका अनायन है। अब आप याद कीजिए एटॉमिक साइज किस बात पर डिपेंड करता है? तो एटॉमिक साइज दो बात पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ शेल और दूसरा था उसका न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर तीनों सेम है, इसलिए हम शेल के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। और चार्ज कहाँ से आता है? तो चार्ज ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से आता है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि प्रोटॉन तो सब जगह सेम है और वही प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। थोड़ा फिगर समझ लेते हैं। तो बीच में होता है न्यूक्लियस और वहीं पर होता है प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये ऑर्बिट है, इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बाय न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, और अगर ये कम है तो कम अट्रैक्शन लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तीनों जगह सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बदलते जा रहा है। तो इस केस में 10 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। तो चलो यहाँ पे तो एक ही जैसा बात है, यहाँ कोई बहुत बड़ा चीज डिफरेंस नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन खींचना है। प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या वो उतना पुल कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। वहीं यहाँ पे देखें तो प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो 9 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन, तो ज्यादा प्रोटॉन है, तो ज्यादा प्रोटॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो इसका साइज क्या हो जाएगा? कम। और अगर हम उल्टा देखें तो इसका साइज हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। तो हम यहाँ पर अगर हम साइज के ट्रेंड का बात करें तो सबसे छोटा यहाँ पे होगा ये कैटायन, फिर होगा उसका पेरेंट एटम और फिर होगा एनायन। अब इसी बात को आपको थ्योरी पे नोट करना है। क्या नोट करना है? कि द साइज ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होगा, while the size of the anion is always larger than or greater than the parent atom। तो एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा, कैटायन का साइज छोटा होगा, और ये सब कुछ न्यूक्लियर चार्ज से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया।
अब अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को अब अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल कुछ ऐसा ले ले, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम। आपको एटॉमिक नंबर सबका पता है। एटॉमिक नंबर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर 8, तो 8 प्रोटॉन, 9, 10, 11 और 12। अब हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन में चेंजेस लाते हैं ताकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन जाए। क्योंकि अभी अगर न्यूट्रल है तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, तो सब जगह सेम सेम आने वाला है। हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे देखिए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, Mg+2+1। ये नियॉन है, नोबल गैस, तो ये कुछ करेगा नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब क्या हुआ, तो अब हम देखें तो पहले इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना हो गया 10। यहाँ 9 था, 1 गेन किया 10, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, 10 ही रहेगा। यहाँ 11 था, 1 लूज कर दिया 10, और यहाँ 2 लूज कर दिया 10। तो हर जगह क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। क्या हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का है। अब यहाँ पे मैं साइज के बारे में बात करेंगे, साइज का ट्रेंड क्या होगा। तो साइज के लिए वही लॉजिक लगाएंगे, अट्रैक्शन वाला। तो यहाँ पे कम प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जबकि यहाँ पे उल्टा देखें तो ज्यादा प्रोटॉन है और कम इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यादा प्रोटॉन मिलकर कम इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा और इसका साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो खींचने वाला है, अट्रैक्शन जो लगा रहा है वो कम है। तो अट्रैक्शन कम होगा यहाँ पे, तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम साइज के ट्रेंड का बात करें तो क्या होगा, सबसे छोटा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है। 12 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा। तो ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हो जाएगा सबसे छोटा, उससे बड़ा सोडियम, फिर ये और सबसे बड़ा हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहां पर सबसे बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन उतना लग नहीं पा रहा है, इसीलिए उसका साइज सबसे बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए और चार्ज आने से साइज पे क्या फर्क पड़ता है वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो जो टॉपिक बाकी रह गया वो सब हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में कवर कर दें, ठीक है। तो हमने ट्रेंड पढ़ लिया है, लेकिन कुछ ट्रेंड बाकी है, जैसे कि ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बाकी रह गया, तो उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो हेडिंग आप लगाइए, ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को लेके। मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, तो जनरली इसका ट्रेंड सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप समझ पा रहे हो, ये एक टेम्परेचर का वैल्यू है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिसपे वो मेल्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ लिक्विड से गैस पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके ट्रेंड को हमें समझना है। यहां पर हमको 2 अलग अलग ग्रुप में समझना पड़ेगा, मतलब मेटल के लिए अलग, नॉन मेटल के लिए अलग। अब याद करो, रिएक्टिविटी के लिए भी हमने पिछले वीडियो में इसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था कि मेटल का रिएक्टिविटी को अलग स्टडी करते थे, नॉन मेटल के लिए अलग स्टडी करते थे। तो यहाँ पे फिर से वही बात करेंगे। तो चलिए पहले ग्रुप ले ले मेटल का। तो मेटल के लिए ग्रुप 1 रहेगा। ग्रुप 1 कौन कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन को हटा देते हैं, वो तो मेटल है नहीं। हेलिना की रब से फरियाद को हटा देते हैं, फ्रेंशियम वो रेडियोएक्टिव होता है। अब इसमें हमको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को समझाना है। तो ये मेटल्स है ना, ये क्या है, मेटल। तो मेटल के लिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है उसके मेटालिक बॉन्ड पे। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है, तो आपको बोलना है मेटालिक बॉन्ड, ओके, मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड जो है वो साइज बढ़ते के साथ कमजोर होने लगता है। अगर साइज बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। तो मेटालिक बॉन्ड हम कह सकते हैं, अगर साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक बॉन्ड वीक होने लगा। इसका मतलब इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो साइज तो बढ़ रहा है, नीचे जाने पे साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो मेटालिक बॉन्ड
वीक होते जा रहा है, और मेटालिक बॉन्ड वीक होते जा रहा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी घटते जा रहा है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, बट ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ये सारा बात मेटल के लिए एप्लीकेबल है, नॉन मेटल के लिए नहीं। नॉन मेटल के लिए कुछ अलग होने वाला है। तो फिर से एक बार, मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्ड पे। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है ये हम लोग कभी और समझ लेंगे डिटेल में। अभी बस आप इतना समझिए कि मेटालिक बॉन्ड अगर साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक बॉन्ड घटेगा, उल्टा हो जा रहा है ना। तो नीचे आने पर साइज बढ़ता है, जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं। साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक बॉन्ड घटेगा, मेटालिक बॉन्ड घटेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। तो इस केस में सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो जो ऑब्वियसली बात है जो सबसे टॉप पे है इसका मैक्सिमम होगा। ओके, गॉट दिस? तो ये हमने ग्रुप 1 में समझा जो कि मेटल था। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप 17 नॉन मेटल। ओके, जिसको हम हैलोजन कहते हैं। तो क्या था ट्रिक, याद है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, है ना। तो ये हमारा नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस बार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब गैस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है, या फिर हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स ये गैसियस फॉर्म में होते हैं या लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल होता है। मेटल्स में मॉलिक्यूल नहीं होता, मेटल्स में एटम होता है। तो यहां पे चलता है मेटालिक बॉन्ड, जबकि यहां पर चलता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में कितना अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन ये भी साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन इस बार बात कुछ ऐसा है कि अगर साइज बढ़ता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। यहां पे हमने उल्टा देखा था, साइज बढ़ रहा था तो मेटालिक बॉन्ड घट रहा था, जबकि यहां पर साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, तो क्या आप कंपेयर कर पा रहे हो दोनों को? मेटल के लिए हमने देखा कि व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, व्हाइल फॉर नॉन मेटल इट इंक्रीजेस। दोनों का रीजन अलग अलग था, एक में था मेटालिक बॉन्ड, दूसरे में था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दोनों चीज क्या होता है जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। फिलहाल आप बस पॉइंट से कनेक्ट कीजिए कि किस बात पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हमने ग्रुप में फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा। आप इसी लॉजिक को पीरियड में लगाओगे, क्योंकि पीरियड में कुछ मेटल मिलने वाला है, कुछ नॉन मेटल मिलने वाला है। तो मेटल के लिए अलग स्टडी करोगे, नॉन मेटल के लिए अलग करोगे, तो फिर आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आप पीरियड में खुद से कर लेना। तो आई होप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट बात करेंगे डेंसिटी का। तो सबसे पहले मुझे बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई थिंक आप लोग को मालूम है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप कोई भी ग्रुप में जाओ, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, जैसे कि अगर हम ग्रुप 1 में चल रहे हैं, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, चलो फरियाद भी कर दो। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप थोड़ा कनेक्ट कीजिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा होगा नीचे आने में, और उसका मतलब मास भी बढ़ रहा है। तो दोनों क्वांटिटी बढ़ रहा है। अब दोनों क्वांटिटी बढ़ रहा है तो डेंसिटी के साथ क्या हो रहा है? तो ऐसे आप समझो कि मान लो डेंसिटी पहले था, ये था 2 और ये था 2, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, तो 2 2 कैंसिल होकर 1 हो गया, मतलब डेंसिटी 1 था। अब क्या हुआ नया केस में, ये हो गया 4, ये डबल हो गया, और ये भी हो गया 4, फिर से 1 आ गया। मतलब ये भी बढ़ा, मास भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा, लेकिन डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जितना मास बढ़ा है उतना ही वॉल्यूम बढ़ा है। जो चेंज मास में है वही चीज वॉल्यूम है। क्या यहाँ भी वही चीज होने वाला है? क्या आपको लगता है कि जितना मास बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा? तो आप समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक ज्यादा बढ़ेगा, एक कम बढ़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डेंसिटी सबका सेम हो जाएगा, है ना। बट सेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि मास और वॉल्यूम में एक चीज ज्यादा बढ़ेगा और एक चीज कम बढ़ेगा। अब सवाल है कि कौन ज्यादा कौन कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट एक फैक्ट से याद कर लो कि इन सब में सबसे हल्का जो है वो लिथियम है। लिथियम इज द लाइटेस्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे पीरियोडिक टेबल पे सबसे हल्का एलिमेंट कौन है, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन, तो आंसर क्या होगा? लिथियम। आपने पढ़ा भी होगा कि सोडियम और पोटेशियम पानी में फ्लोट करता है, तो ये भी हल्का है। जैसे से आप नीचे आ रहे हो डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं कि डेंसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है।
तो ऐसे लिखोगे, इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस, डेंसिटी बढ़ रहा, और डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि कौन सा फैक्टर बढ़ रहा होगा, मास बढ़ रहा होगा, है ना। हालांकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ रहा है जितना मास बढ़ रहा है, मतलब मास जो है वो वॉल्यूम के ऊपर डोमिनेट कर जा रहा है ना। तो हम यहां कह सकते हैं दिस मास इज डोमिनेटिंग, इट प्रीडोमिनेट्स ओवर द वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर डोमिनेट कर जा रहा है, बढ़ दोनों रहा है, लेकिन ये ज्यादा बढ़ गया और ये ज्यादा बढ़ गया तो ये ओवरऑल बढ़ रहा है, क्योंकि आमने सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ये ऊपर नीचे इनवर्सली का होता है। तो अगर ये बढ़ता तो ये घटेगा और ये बढ़ता तो ये बढ़ेगा, तो डेंसिटी नीचे आने बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मास प्रीडोमिनेट कर गया है वॉल्यूम के ऊपर। तो आपका ये हो गया एक्सप्लेनेशन फॉर डेंसिटी, और ये सारे ग्रुप में एप्लीकेबल है, सब ग्रुप में आपको यही बात करना है, व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस। ठीक है, उसमें से आप देखोगे कि पोटेशियम तक का जो डेंसिटी है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यहां तक का जो डेंसिटी है वो लेस देन 1 है, इट इज लेस देन 1, डेंसिटी इज, यहां मैं लिख दे रहा हूं डेंसिटी इज लेस देन 1, और लेस देन का 1 का मतलब है इट फ्लोट्स ओवर वाटर सरफेस। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों पानी पे फ्लोट करेगा, और यहां जब आओगे नीचे तो यहां पर 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा होने का मतलब ये डूब जाएगा, तो पोटेशियम के बाद ये डूब जाएगा। तो ऐसे भी फैक्ट से भी समझ पा रहे हैं कि नीचे आने पे इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रेंड समझ गए, कॉन्सेप्ट भी समझ गए, लेकिन एग्जाम हॉल में ये याद नहीं आ रहा है, या फिर जब कोई पूछ रहा है तो ये हमको याद नहीं आ रहा है कि इंक्रीज था कि डिक्रीज था। एक बार को हमको बता दो कि इंक्रीज था या डिक्रीज था, फिर मैं एक्सप्लेन कर देंगे, वो तो अलग बात है, एक्सप्लेनेशन ठीक है, मेरा लॉजिक काम करता है, बट हमको यही याद नहीं आ रहा है कि इंक्रीज था कि डिक्रीज था, तो वहां पर काम करता है फैक्ट। अगर आप फैक्ट याद करोगे तो फैक्ट से आप लॉजिक को कनेक्ट करोगे तो आपका आंसर एकदम सही होने वाला है। जैसे फैक्ट क्या है, तो ये लाइटेस्ट है और ये तीनों फ्लोट करता है, तो ऐसा फैक्ट को हम अपने लॉजिक पे सेट करेंगे और हम समझ जाएंगे हाँ अगर ऐसा है तो नीचे जाने पे इंक्रीज कर रहा होगा, और इंक्रीज क्यों कर रहा होगा, क्योंकि मास ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा, हालांकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम को मतलब साइज भी बढ़ रहा है। ओके क्लियर। तो यहां पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। अब चलिए कुछ एक्सेप्शंस को समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या सब कुछ जनरल ट्रेंड पे चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा एक्सेप्शन भी है। तो आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो एक्सेप्शन में जाने से पहले एक बार आप टेबल को देखिए। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ये कुछ ऐसा है, जिसमें ये हो गया मेरा टॉप टू बॉटम ग्रुप, और ये हो गया लेफ्ट टू राइट पीरियड। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, और यहीं पर हम सब कुछ कंक्लूड भी कर देंगे। आपको जितना भी आपको अब तक पढ़े हो, आपको सब कुछ एक ही बार में यहीं पे समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से सुनो, आपको क्लियर हो जाने वाला हर चीज। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज का। तो साइज के बारे में आप क्या जानते हो, व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस, है ना, रीजन जान रहे हो, सेल बढ़ रहा है, ठीक है, तो मतलब नीचे जाने पे बढ़ रहा है, तो बड़ा एलिमेंट कहां मिलेगा, तो बड़ा एलिमेंट हम कह सकते हैं नीचे मिलेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे बड़ा एलिमेंट मिलेगा, ऊपर छोटा एलिमेंट मिलेगा। इतना बात क्लियर है। तो ये तो हो गया ग्रुप का। अब लेफ्ट टू राइट क्या होता है, तो मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि अगर ग्रुप में कुछ इंक्रीज हो रहा है तो उधर डिक्रीज कर दो, उल्टा कर दो, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगा, और अगर इधर जाने पर डिक्रीज हो रहा है तो बड़ा किधर होगा, तो बड़ा हम कह सकते हैं इधर होगा, क्योंकि इधर जाने पर तो घट रहा है। तो एक हम कह रहे हैं कि बड़ा इस तरफ होगा नीचे की तरफ, और एक हम कह रहे हैं बड़ा इस तरफ होगा। तो दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करें तो आपको नहीं लग रहा है कि बड़ा इस कॉर्नर पे मिलने वाला है, इस जगह, ठीक है, जैसे कि नीचे जाने पे बड़ा आ रहा था, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा था, तो यहीं पे सब बड़ा एलिमेंट है, जो लार्ज एलिमेंट है वो सब यही इसी लाइन में। अब इस लाइन में कहां पे सबसे बड़ा कहां पे, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। अब उसके लिए हम जान रहे हैं कि इधर जाने पे साइज घट रहा है, तो इसका मतलब इधर सबसे कम होगा, छोटा होगा, और इधर सबसे ज्यादा होगा, तो इस जगह पे जो होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं ये लार्जेस्ट होगा, इसका साइज मैक्सिमम होगा, और यहां पर जो होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, मिनिमम होगा। क्या आप ये लॉजिक लगा पाए जो हमने समझाया कि नीचे साइज बढ़ रहा है, इधर जाने पे साइज घट रहा है, तो कॉर्नर हमको पकड़ा गया मैक्सिमम और मिनिमम। अब ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आसानी से आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जैसे कि यहां पर है कौन, तो अपना पीरियोडिक टेबल देखो तो आपको यहां पे कौन दिखेगा, यहां पे आपको दिखेगा हीलियम, ठीक है, और यहां पे क्या दिखेगा, फ्रेंशियम,
तो हम कह सकते हैं हीलियम जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल का छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? हीलियम है, कॉर्नर पे है, ठीक। और यहां पर ये हो जाएगा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एलिमेंट। क्लियर है? तो साइज का काम हमने कर लिया, ट्रेंड आपको समझ में आया, लॉजिक लगा के छोटा बड़ा कर लिया, सजा लेंगे इसी तरह से, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर टू बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का, जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह भी कहते हैं। अब इसका ट्रेंड क्या होता है? तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है? ये नीचे जाने पे घटता है, क्योंकि नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। तो यहाँ नीचे जाने पे घट रहा है और इधर जाने पे बढ़ रहा है, मतलब कह रहे हैं कि साइज का ये उल्टा हो रहा है। साइज क्या होता है? नीचे जाने पे बढ़ रहा था, और ये क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसका मतलब जहां मैक्सिमम लिखे हैं वहां मिनिमम होगा, और जहां मिनिमम लिखे हैं वहां पे मैक्सिमम होगा। तो किस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसी का होगा, हीलियम का होगा, है ना। हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। और सबसे मिनिमम किसका होगा? फ्रेंशियम का। अच्छा, फ्रेंशियम के बारे में एक और बात मैं कह दे रहा हूं कि रेडियो एक्टिव है, तो बहुत बार देखोगे कि इसको हटा दिया जाता है कंपैरिजन में। कंपैरिजन में फ्रेंशियम को हटा के यहां पे इसके बाद वाला एलिमेंट ले लिया जाएगा, जो कि है सीजियम। तो आप देखोगे बहुत जगह आंसर फ्रेंशियम ना देख के सीजियम दे रहा है। उसका लॉजिक ये है कि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो रेडिएशंस निकालता है, तो वहां कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंशियम को हटा के हम सीजियम भी रख सकते हैं। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? ये भी लोग बोल सकते हैं कि सीजियम का आंसर सही है, लेकिन अगर फ्रेंशियम है तो आप फ्रेंशियम चुन लेना, ठीक है, नहीं तो हम सीजियम को रख लेंगे। और सबसे ज्यादा किसका होगा? हीलियम का होगा। लॉजिक उल्टा कर दिए, साइज का उल्टा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, साइज का उल्टा कर दिए ट्रेंड यहाँ पे। थर्ड बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मैंने ये कहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इन तीनों का ट्रेंड सेम होता है, कहा था, याद है? इन तीनों का ट्रेंड सेम होता है। तो जो इसका ट्रेंड है वही इसका है, वही इसका है। तो ये हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे मिनिमम, मैंने अभी कहा सीजियम के लिए मिनिमम पर लो रखिए, लिख देते हैं यहाँ पे सीजियम के लिए, सॉरी, तो सीजियम के लिए हमने क्या देखा? ये मिनिमम आया, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसी का मिनिमम होगा, है ना, अगर हम इसको रेडियो एक्टिव मान रहे तो। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? तो वापस से आप यहां चलो कि हीलियम का होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको मालूम है ये हीलियम नोबल गैस है, और ये पूरा जो ग्रुप है, ग्रुप 18, ये पूरा नोबल गैस का ग्रुप है। और नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाता है ना, जनरली बॉन्ड नहीं बनाता है। तो बॉन्ड नहीं बनाता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई मतलब नहीं है। तो हम इस ग्रुप 18 को अवॉइड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, और हम लोग चलेंगे ग्रुप 17 में, जिसको हम कहते हैं हैलोजन। और ग्रुप 17 का जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि कॉर्नर पे तो वही रहेगा, तो वो कौन है? तो वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां मैक्सिमम होने वाला है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? फ्लोरीन का होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कितना होता है? तो ये वैल्यू 4 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाते वक्त मैंने बताया था ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है, इसको हम लोग अलग अलग स्केल में डिफाइन करते हैं। जैसे ये जो 4 दिख रहा है, ये आपका पॉलिंग स्केल में है, पॉलिंग स्केल। तो एलिमेंट विथ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द आंसर इज फ्लोरीन, इट इज नॉट हीलियम। आई होप लॉजिक समझ में आया। और मिनिमम तो यही रहेगा, सीजियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कवर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन लेने का बात है। देखो इलेक्ट्रॉन निकालना सही में यहीं से मुश्किल है। ये ऑक्टेट तो नहीं है, डुप्लेट है, तो बहुत स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। तो लॉजिक लगा के हम लोग इसको मैक्सिमम बोल दिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? आप लोग खुद सोचो, नहीं, स्टेबल है, वो हाईली स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना भी नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब फिर से वही बात है कि इसका मैक्सिमम नहीं होने वाला है। तो ग्रुप 18 हमें फिर से हटाना पड़ेगा और हमें शिफ्ट होना पड़ेगा ग्रुप 17 पे। क्यों? क्योंकि नोबल गैस इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है ना, स्टेबल है वो। तो ग्रुप 17, अब ग्रुप 17 में हमें लग रहा है कि आंसर होना चाहिए फ्लोरीन,
फ्लोरीन होना चाहिए किसका, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम फ्लोरीन का हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फ्लोरीन का होना चाहिए एज पर लॉजिक, जो भी लॉजिक हम लगा रहे हैं। बट यहीं पर एक्सेप्शन है, मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूं, है ना, यहां पे अलग से लिख देते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये एक्सेप्शनल केस है ना, ये आपको अलग से याद रखना है। एग्जाम में बार बार इसी को पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड को सजाइए। लोग गलत कर देंगे, फ्लोरीन आंसर कर देंगे कि फ्लोरीन होना चाहिए, बट फ्लोरीन नहीं है, इसका आंसर है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का मैक्सिमम होता है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब सवाल है ऐसा क्यों। ठीक है, वही चीज आप इसके बगल वाले ग्रुप में देख सकते हो, ग्रुप 17 में ये लॉजिक लगा सकते हो। तो यहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ है सल्फर। तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होता है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, तो ज्यादा कम, लेकिन यहां भी उल्टा हो जाएगा, यहां सल्फर का ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो सवाल यही है फिर से कि ये उल्टा हो क्यों रहा है। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं अगले स्लाइड में। तो हमारे पास है फ्लोरीन और है क्लोरीन, है ना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9, और इसका है 17। तो इसके पास 9 प्रोटॉन, इसके पास 17 प्रोटॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिट, यहाँ 2 ऑर्बिट, और इसके लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी है। एफिनिटी का मतलब होता है डिजायर, चाहत। तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन किसका एफिनिटी ज्यादा है, किसका एफिनिटी ज्यादा है। तो अगर हम साइज वाला लॉजिक लगाएं तो साइज के हिसाब से हमें लग रहा है कि इसका एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। साइज कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, ये लॉजिक। तो हमको लग रहा है कि फ्लोरीन यहाँ पे जीतेगा, और यही मेरा ट्रेंड भी है कि टॉप टू बॉटम घटता है तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। बट प्रॉब्लम ये है, यहाँ एक और चीज हो जा रहा है, ये बहुत छोटा है, और छोटा सा जगह में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया। अभी अंदर का इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ नहीं किया है, अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो तो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, सॉरी, यहाँ पे 2 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 7, यहाँ पे क्या होता है 2 8 7। तो यहाँ पे मैंने अभी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं किया, चलो कर ही देते हैं, कंफ्यूजन क्यों रखना, कर ही दिए। ठीक है, तो हो ये रहा है कि यहाँ पे छोटा सा जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया है। हालांकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बट यहाँ साइज भी बड़ा है। अगर आप इसको समझना चाहो तो इसको आप डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो कि 2 रूम है, 2 रूम है, ठीक है। अब ये रूम इसका जस्ट डबल है, तो यहां पे मान लो 10 लोग बैठा हुआ है, 10 लोग बैठा हुआ है, और यहां पे 20 लोग बैठा हुआ है, और ये रूम इसका जस्ट डबल है। तो दोनों में कहां भीड़ ज्यादा है, तो आप कहोगे दोनों में भीड़ बराबर है, क्योंकि जितना बड़ा रूम में 10 है उसका डबल वाले साइज में 20 लोग बैठे हुए हैं, तो दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इस 20 को हटा के यहां पे 15 करते हैं तो क्या होगा, तो नंबर के हिसाब से तो यहां ज्यादा है, लेकिन भीड़ कहां ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो यहां पे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि साइज के हिसाब से यहाँ 20 होना चाहिए था तो बराबर रहता, लेकिन यहाँ 15 है। भले यहाँ नंबर ज्यादा है लेकिन यहाँ डेंसिटी कम हो गया, यहाँ लोग आराम से बैठेंगे, 15 लोग बहुत आराम से बैठेंगे, और यहाँ 10 लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा बैठने में। ठीक है, तो वही चीज यहां भी हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बट यहां पे भीड़ कम है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है इसके तरफ, लेकिन यहां भीड़ ज्यादा है। अब इस भीड़ ज्यादा से होता क्या है, तो एक चीज आता है जिसको हम कहते हैं इंटर, ये वर्ड आपको लिखना है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो आपसे पूछेगा कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। दिस इज एक्सेप्शन, बट आप इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको एक्सप्लेन करना है बिकॉज इन केस ऑफ फ्लोरीन द साइज, fluorine has smaller size than chlorine which has more number of electron, comparatively more number of electron which results in more inter electronic repulsion। यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जा रहा है, और इसी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के पोजीशन में नहीं है। एफिनिटी तो है इसका ठीक ठाक,
बट होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिपल्शन और बढ़ जाता है, उस वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एकोमोडेट नहीं कर पाता, रख नहीं पाता है। जबकि यहां पर साइज ठीक ठाक है, भीड़ उतना नहीं है, इलेक्ट्रॉन भले ज्यादा है लेकिन भीड़ उतना नहीं, भीड़ मतलब यहां से आप समझो तो समझ में आ जाएगा, तो भीड़ उतना नहीं है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां पे लिया और इसको एकोमोडेट कर लिया। इसीलिए हम कह सकते हैं किसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा, तो द आंसर इज क्लोरीन। तो ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन। बहुत लोग कहते हैं ना एक्सेप्शन है रट लो, तो रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज समझना है, और समझने का यहाँ लॉजिक क्या है, तो इसका नाम है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। यही लॉजिक आप यहां पे लगाओगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है, सल्फर का ज्यादा क्यों है, सेम लॉजिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले ट्रेंड को भी समझ लिया। तो ये सब नॉर्मल बातें हो गई, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ और यही पे ऐड कर दिया जाए, जैसे कि एक हो जाएगा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, अच्छा ये तीनों का ट्रेंड एक जैसा होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइज का, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर और साइज, इन सब का ट्रेंड एक जैसा होता है। जो साइज का ट्रेंड होगा वही मेटालिक कैरेक्टर का होगा, वही रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट साइज घट रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी घटेगा, और मेटालिक कैरेक्टर घटने से रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी घटेगा, ठीक है। तो ये तीनों ट्रेंड को आप एक साथ याद रखो, ये तीनों एक जैसा और ये तीनों भी एक जैसा। अब मेटालिक कैरेक्टर को भी एग्जांपल से याद रख सकते हैं, जैसे आपको मालूम है कि लेफ्ट में मेटल है और जैसे से आप राइट में जा रहे हो तो मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। स्टार्टिंग वाले क्लास में मैंने बताया था यहाँ पे एक जिगजैग लाइन है, उस लाइन के राइट में नॉन मेटल है, इसका मतलब मेटल से हम जा रहे हैं किधर, नॉन मेटल की तरफ। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, मतलब कौन सा कैरेक्टर घट रहा है, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सेम लॉजिक आप लगा दो ग्रुप में, जैसे कि एक ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप 14 है ना, ग्रुप 14 कौन कौन सा एलिमेंट है, तो काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। अब इसमें आप देखो तो कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, जो कार्बन है वो ये नॉन मेटल है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड है, एंड Sn और Pb ये मेटल है, मेटल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले नॉन मेटल आया, फिर मेटलॉइड आया, फिर मेटल आया, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तभी तो नॉन मेटल से मेटल बन गया। जैसे यहां पे मेटल से नॉन मेटल बन रहा था, वही जब यहां देख रहे हैं कि नॉन मेटल से मेटल बन गया है। तो मेटालिक कैरेक्टर आपको समझ में आ गया, सेम अप्लाई कर दो आप रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे भी, ठीक है। तो यहां पर हमने सब कुछ कंसाइज कर लिया है कि किस तरह से ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया। कुछ और टॉपिक है, चलिए उसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को समराइज कर लेंगे और एंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट एंड डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या होता है, तो जैसे कोई ग्रुप ले लिया जाए, हाँ यहीं पे समझ लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रुप 1 है, देखिए इस जगह कौन सा एलिमेंट है, लिथियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना। फिर ये तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर ग्रुप 13 में जाते हैं। तो ग्रुप 13 में यहाँ पे है बोरोन, कार्बन के पहले क्या है, बोरोन, फिर एल्यूमिनियम। तो एक ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट एक जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, ये हम शुरू समझते आ रहे हैं, तभी हम उसको एक फैमिली भी कहते हैं, है ना। सारा एलिमेंट एक जैसा प्रॉपर्टी करता है, लेकिन क्या ये एलिमेंट 100% सेम है, तो आंसर है नहीं। जैसे कि जो पहला एलिमेंट है, हर ग्रुप का पहले एलिमेंट को देखो,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला एलिमेंट है लिथियम, यहाँ है बेरिलियम, यहाँ पे है बोरोन। तो जो भी फर्स्ट मेंबर है ऑफ ईच ग्रुप वो थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी शो करता है बाकी मेंबर से, वो सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। यही चीज आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होता है। जैसे कि पहला रीजन होता है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत ही छोटा है बाकी सबसे। हम तो जान रहे हैं कि साइज नीचे बढ़ रहा है, लेकिन बाकी सबका साइज ठीक ठाक है, बड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा साइज है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन है। तो एक रीजन है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, जिसके वजह से फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप शोज एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी, मतलब बाकी एलिमेंट से थोड़ा हट के प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और सरप्राइजिंगली उसका प्रॉपर्टी मैच किससे कर रहा है? तो उसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट से, मतलब लिथियम का मैच करेगा मैग्नीशियम से, बेरिलियम का मैच करेगा एल्युमिनियम से, है ना, बोरोन का मैच करेगा सिलिकॉन से, डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट। इस प्रॉपर्टी को, इस बिहेवियर को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। So what is diagonal relationship? The properties of the first element, the properties of the first element या फिर the properties of the element of second period, जैसे second period, first period में हाइड्रोजन उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। The properties of the elements of second period show resemblance, आप इस तरह से लिख लेना, show resemblance with the diagonally placed element, diagonally placed element in the next group। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, the properties of the elements of second period show resemblance with diagonally placed element in the next group, in the next group, ठीक है। this relationship is called diagonal relationship। और ये जो एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है डायगोनल रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्युमिनियम, बोरोन सिलिकॉन, इनको हम कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज बन गया ना ये रिलेशन का ब्रिज, तो ब्रिज एलिमेंट, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रीजन, तो यहां पे आपको कहना है सेम पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? सो दिस इज चार्ज बाय रेडियस रेशियो। चार्ज बाय रेडियस रेशियो को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप के पीछे जो रीजन है वो पोलराइजिंग पावर का है ना। वापस आ जाए यहाँ पे, जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, क्यों? क्योंकि इनका पोलराइजिंग पावर सेम है। जो पोलराइजिंग पावर लिथियम का है वही पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम का है। गॉट दिस? तो ये हमारा हो गया डायगोनल रिलेशनशिप एंड ब्रिज एलिमेंट। यहीं पर एक और चीज हमें समझना है, टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल का मतलब होता है बहुत ही कॉमन, जनरल। तो अगर हम किसी ग्रुप को बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस ग्रुप की बात करना चाहते हैं, ये सेकंड ग्रुप की बात करना चाहते हैं, तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट एक जैसा है क्या? सारे एलिमेंट एक जैसा? तो हम अभी देखें कि नहीं। जो सेकंड जो फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम, वो थोड़ा सा हट के प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो किस एलिमेंट को हम टिपिकल एलिमेंट कहें? तो इसको तो नहीं कह सकते हैं। तो अब मेरे पास बचा नेक्स्ट एलिमेंट, तो वो है मैग्नीशियम। तो यहां पे हम मैग्नीशियम को टिपिकल एलिमेंट कहेंगे। उसी तरह से फर्स्ट ग्रुप में सोडियम को टिपिकल एलिमेंट कहेंगे, जो सोडियम का प्रॉपर्टी बाकी सबसे एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना। फर्स्ट एलिमेंट एक्सेप्शनल हो चुका है। तो द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ ईच ग्रुप, the elements of third period of each group shows similar property with the rest of the elements, similar property with rest of the element, and hence these elements are called typical element। okay, तो ये हमारा टिपिकल एलिमेंट का डेफिनेशन हो गया। तो यहां पे हमने कवर कर लिया टिपिकल एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट एंड डायगोनल रिलेशनशिप एंड देयर रीजन। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं फाइनली एक लास्ट टॉपिक का, उसके बाद ये चैप्टर भी पूरी तरह से एंड हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी देख लीजिए। प्रेडिक्टिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का पोजीशन को कैसे प्रेडिक्ट करें, कैसे पहचाने कि वो कहां पे होगा। तो कोई एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं एग्जाम में आ गया कि कैल्शियम है और बोला कैल्शियम का पोजीशन बताओ पीरियोडिक टेबल में कहां पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना। तो KLMN कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सबको आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, 20 हो गया, ठीक। अब जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपको दो चीज यहां पे पता करना है। एक तो पता करना है पीरियड। क्या पता करना है? पीरियड। तो पीरियड कैसे पता करते हैं? पीरियड पता करते हैं नंबर ऑफ शेल्स। कितना सेल है? 4 सेल है, KLMN 4 सेल है। इसका मतलब यहां पे ये
फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो कैल्शियम को आप देखो पीरियोडिक टेबल में तो आपको फोर्थ पीरियड में दिखाई देगा। क्लियर? तो पीरियड के लिए कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ शेल देखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर नंबर ऑफ शेल देखना, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप। ग्रुप कैसे पता करें? तो ग्रुप के लिए दो केस हैं। एक तो आप देखो सीधा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये किसके लिए? ये सिर्फ दो ग्रुप के लिए चलता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर 1 2 में है तो सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर वो उसके बाद है, जैसे कि वो है ग्रुप 13 से लेके 18 तक, तो आपको क्या करना है, इस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर देना है, +10। ठीक है, 10 ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 है तो सिंपली ये ग्रुप 2 है, कोई दिमागी नहीं लगाना है। तो ये हमारा सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे 2 नहीं 3 रहता, तो आप ग्रुप 3 नहीं कहते। वैसे भी मैंने बताया कि ग्रुप 3 आपको पढ़ना नहीं है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो 3 नहीं करना है। तो 3 अगर है तो आपको 10 ऐड कर देना है। मतलब अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वो 2 से ज्यादा है तो आप उसमें 10 ऐड करो, फिर बताओ ग्रुप। तो 3 है तो 10 ऐड करो, तो ये ग्रुप 13 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरह से आप उसका पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो कि वो पीरियड कहां पे है, उसका ग्रुप कहां पे है। यहीं पर आप ब्लॉक भी बता सकते हो, जैसे ग्रुप 1 और 2 है तो कौन सा ब्लॉक हो गया, तो ये हो गया एस ब्लॉक, है ना। सेकंड है मतलब एस ब्लॉक है। 3 से लेके 12 तक पढ़ना नहीं, वो डी ब्लॉक होता है, और ग्रुप 3 में ही एफ ब्लॉक होता है। तो डी और एफ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अब सीधा आ जाओ 13 से लेके 18, तो 13 से 18 तक आ रहा है तो इसका मतलब ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। ब्लॉक का बता सकते हो, इसे ब्लॉक पूछता नहीं है, बट ब्लॉक भी आप बता सकते हो। अब एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि उसका वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी के लिए आप समझ पा रहे हो, वो हमने डिस्कस भी किया है कि ग्रुप का जो ग्रुप से हम लोग वैलेंसी निकाल लेते हैं। जैसे ग्रुप 1 है तो वैलेंसी 1, ग्रुप 2 है तो वैलेंसी 2, लेकिन ग्रुप अगर 13 है तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वैलेंसी 3 होगा, 14 है तो 4 होगा, 15 है तो 5 नहीं 3 होगा। ये सब हमने पीछे के वीडियो में कवर किया हुआ है, वो कर लेंगे वैलेंसी वाला बात। लास्ट बात बच जाता है कि मेटल है कि नॉन मेटल है। तो याद कीजिए वो जिगजैग लाइन के जो लेफ्ट में है वो सब मेटल है, मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो मेटल है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम मेटल है कि नॉन मेटल है, तो मेटल है। तो एस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में, सब मेटल है। अगर पी में है तो फिर आप उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है तो मेटल है, और 4 से ज्यादा है तो नॉन मेटल है। एक दूसरा एग्जांपल लेके इसको कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्लोरीन है ना, क्लोरीन छोड़ देते हैं, फ्लोरीन कर लेते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन इज 27 Kl। सबसे पहले पीरियड, किस पीरियड में है, तो 2 ही शेल है, मतलब सेकंड पीरियड। ग्रुप तो हमें दिख रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 से ज्यादा है तो क्या करो 7 + 10 मतलब कितना आएगा 17। ग्रुप नंबर 17 जिसको हम हैलोजन कहते हैं। तो ग्रुप 17 एंड पीरियड सेकंड। मेटल है कि नॉन मेटल है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि पी ब्लॉक में है, 13 से लेकर 18 पी ब्लॉक होता है, और पी ब्लॉक में अगर है तो वहां मेटल भी आ सकता है, नॉन मेटल भी आ सकता है। अब आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना, अगर वो 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो डेफिनेटली नॉन मेटल। और कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए वैलेंसी क्या होगा इसका, वैलेंसी इसका होगा 1 इज द वैलेंसी। तो हमने अब सब कुछ कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब कुछ अच्छे समझा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखो, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को भी क्लियर करने का। चलिए तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।